हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में 5 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से इस डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए 5 जून के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है? तो देखिए, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जिसका आयोजन हाल ही में 2023 में उत्तर प्रदेश में किया गया है, इस टूर्नामेंट में पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। आंसर ए हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी इस प्रतियोगिता में पदक तालिका में पहले स्थान पर रही है। अब इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों में किया गया है और इसके अलावा जो शूटिंग की प्रतियोगिता थी उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो आयोजन स्थल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर और इसके अलावा नई दिल्ली, यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन 25 मई से लेकर 3 जून 2023 तक किया गया था। 2023 में यूनिवर्सिटी गेम्स का ये थर्ड एडिशन है। अब देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के शुभंकर की बात करें, मैस्कॉट की बात करें तो इसका नाम है जीतू। अब ये क्या है? तो देखिए, ये बारहसिंगा का एक प्रतीक रूप है जो कि उत्तर प्रदेश के दलदली हिरण के रूप में भी जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो शुभंकर का नाम है जीतू। और इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम रही है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन इसका डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी पदक तालिका भी समझाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। इसके पहले डॉक्टर एस राजू इस पद पर थे। अब इनके स्थान पर जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसकी स्थापना 1851 में मेनली रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। इसने देखिए भूविज्ञान संबंधित सूचनाएं प्रदान करने का कार्य बाद में शुरू किया और अब ये भूविज्ञान संबंधित सूचनाएं भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी जुटाना, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञता परामर्श प्रदान करना इस संस्था का वर्तमान में मुख्य कार्य है। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। जनार्दन प्रसाद वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के पद पर हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को बनाया गया है। अब्दुल्ला अल मंडोस की अगर हम बात करें तो ये यूएई के एक मौसम वैज्ञानिक है फ्रेंड्स। इसके पहले गेरहार्ड एड्रियन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष थे। अब इनके स्थान पर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 4 साल के लिए, मतलब 2023 से लेकर 2027 के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, एक इंडियन को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। भारत मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर तीनों ही फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तीनों को ही याद रखिएगा। अब देखिए, इस संस्था की या इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑफिशियल बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में मौसम, जलवायु, हाइड्रोलॉजिकल या फिर एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड से साझा करती है। इस संस्था का गठन देखिए 23 मार्च 1950 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है।
यूएनओ के सभी सदस्य मतलब 193 सदस्य वर्तमान में इस ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं। अब्दुल्ला अल मंडोस वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो देखिए, इस रिपोर्ट के बारे में केवल हमको इतना याद करना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। क्योंकि यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं है तो इंटरनली हमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, केवल किससे रिलेटेड है और किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। इस साल मतलब 2023 में ये इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण है जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। अब ये रिपोर्ट किससे रिलेट करती है, अगर हम इसकी बात करें तो यह जो रिपोर्ट है अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। देखिए, 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अब पूरा वर्ल्ड कोविड पेंडेमिक से उभर रहा है और रोजगार के अवसरों में असमानता को दूर करना, आर्थिक स्थिरता को पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा देना अब बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक टफ टास्क होता जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए अनुमानित जो वैश्विक बेरोजगारी दर है वो कोविड पेंडेमिक के समय जो स्तर था बेरोजगारी दर का, उससे भी नीचे गिरकर 5.3% तक आने की उम्मीद है। अब ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, उनके अधिकारों के लिए ये संस्था काम करती है। 1919 में इस संस्था का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। लेबर के क्षेत्र में किए गए इसके वर्क के कारण 1969 में इस संस्था को शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में जारी की गई है, जो कि 2023 में इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण है। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? आप सभी इजीली इसका आंसर दे सकते हो। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। 2023 में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। अब इस डे को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, आपको नाम से समझ में आ जाएगा। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कार्य करना और लोगों को, पूरे वर्ल्ड को इसके लिए प्रोत्साहित करना इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो सबसे पहली बार ये जो डे है 1972 में शुरू किया गया था। देखिए, 1972 में सबसे पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अलग अलग पीसीएस या पीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। याद कीजिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था और इसी साल इसी सम्मेलन में घोषणा की गई कि 5 जून से अब हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। मतलब सबसे पहली बार ये जो मनाया गया था ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बनाया गया था। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए, इसी के आसपास एक और डे आप पढ़ लीजिए जो आपको याद रखना चाहिए। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में भी मनाया जाता है। राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर 2023 में वर्ल्ड बाइसिकल डे की थीम है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कीजिएगा। आगे आते हैं। इंटर ब्रांड की देखिए एक रिपोर्ट आई है, द बेस्ट इंडियन ब्रांड्स। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो देखिए, मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे मूल्यवान ब्रांड इसमें घोषित किया गया है टीसीएस को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ही टीसीएस के नाम से जानी जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉप 50 भारत के जो सबसे बड़े ब्रांड हैं उनमें 1.09 लाख करोड़ के साथ टीसीएस का ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है और इस सूची में ये पहले नंबर पर रखी गई है। तो यहाँ पर तो देखिए बात हो गई सबसे टॉप ब्रांड वैल्यू की जो कि टीसीएस है। इसके बाद सेकेंड सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है जो कि इस लिस्ट में देखिए दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर आईटी कंपनी इन्फोसिस को इस सूची में रखा गया है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड याद रखिएगा। पहले नंबर पर टीसीएस है इस सूची में, सेकेंड पर रिलायंस इंडस्ट्रीज
और थर्ड पर है आईटी कंपनी इन्फोसिस। देखिए इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस सूची में जो टॉप 10 ब्रांड हैं उनका जो टोटल मार्केट वैल्यू है उनमें से 46% अकेले इन 3 कंपनियों का मार्केट कैप है। तो इंटर ब्रांड की द बेस्ट इंडियन ब्रांड्स की सूची में पहले नंबर पर तो आ जाता है टीसीएस, सेकंड पर है रिलायंस और थर्ड पर है इन्फोसिस। तीनों को याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही पूछी जाएगी, इसके बाद कोई भी काउंटिंग नहीं पूछी जाती। हाल ही में चर्चा में रहा गगन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए गगन जो कि एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, ये एविएशन क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी विमानन क्षेत्र मतलब एविएशन सेक्टर से संबंधित है। भारत ने देखिए हाल ही में जुहू से पुणे की उड़ान के लिए गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हेलीकॉप्टर के लिए इस नेविगेशन को बनाया है और एशिया का अपना पहला नेविगेशन जो कि हेलीकॉप्टर के लिए है इसका प्रदर्शन किया है। देखिए गगन सैटेलाइट नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इसका शॉर्ट नाम है। पूरे नाम की बात करें तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन गगन का फुल फॉर्म है। यह एक सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है फ्रेंड्स, जो नागरिक उड़ानों के लिए सटीकता के साथ सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। तो हाल ही में हेलीकॉप्टर के लिए गगन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। भारत में कहाँ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को नई दिल्ली में मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की अब स्थापना की जाएगी। भारत ने देखिए नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ हाल ही में समझौता किया है। अब बात आती है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक्चुअल में है क्या? तो देखिए इसका गठन 1874 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑफिशियल बॉडी है, विशेष एजेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम को कंट्रोल करती है और इसके जो सदस्य देश हैं उनके मध्य में पोस्टल पॉलिसी को लेकर कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। हाल ही में इसके क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना भारत की राजधानी नई दिल्ली में की जा रही है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमपी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। सांची जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अब ये सिटी मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनने वाली है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख संजय दुबे ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है कि सांची को सोलर सिटी बनाने का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। अब देखिए सांची का नाम आप सभी ने सुना है। अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एमपी की, जिसे 1989 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। पूरे भारत में सबसे बड़े बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है, मतलब ये बौद्ध धर्म का केंद्र है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य कुल कितने समझौते हुए हैं? तो देखिए कल मैंने आपको एक तेल पाइपलाइन बताई थी, अब यहाँ पर टोटल समझौते की बात की गई है, तो ये समझौते हैं टोटल 7। आप सभी जानते हैं कि नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड अभी भारत की यात्रा पर थे और भारत की यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के मध्य इन्होंने 7 समझौते साइन किए हैं। अब देखिए इन 7 एग्रीमेंट को शॉर्ट में समझें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए समझौता हुआ है, एकीकृत जांच चौकियों के विकास के लिए पन बिजली के क्षेत्र में समझौता किया गया है और इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में 7 प्रकार के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। नेपाल के पीएम के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भारत के रुपईडीहा और नेपाल के नेपालगंज में एकीकृत जांच चौकियों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन भी किया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाई जो कि बिहार के बथनाहा से नेपाल के कस्टम यार्ड तक के लिए मालवाहक रूप से चलाई जाएगी। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और रामचंद्र पौडेल वर्तमान में नेपाल के प्रेसिडेंट है। नेपाल और भारत के मध्य में 7 प्रकार के एग्रीमेंट हाल ही में साइन किए गए हैं। ओके,
तो यहाँ पर देखिए 5 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझा। अब आज की फैक्टर शीट में देखिए हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण नारे या वचन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला देखिए आराम हराम है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत छोड़ो मतलब क्विट इंडिया महात्मा गांधी का नारा है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। आगे आ जाइए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। करो या मरो मतलब डू और डाई महात्मा गांधी का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। वेदों की ओर लौटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का नारा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने कहा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल का नारा है। ओके, तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कहे गए मुख्य नारे या वचन हैं जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। अब आ जाइए, लास्ट डे के करंट अफेयर को हम यहाँ पर स्पीड में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर हमको कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर हम भूल गए हैं तो हमें याद आ जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। देखिए, मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया। यह भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो अभी हमने शॉर्ट में समझा और कल के सेशन में भी इसकी बात की थी। मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने अपने नाम किया है। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लातविया के नए प्रेसिडेंट एडगर रिकेवेंस को बनाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा भारत की कुल जीडीपी का 6.4% रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश बनाए गए हैं। हाल ही में जारी हुआ वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा दास्ता वाला देश उत्तर कोरिया बन गया है। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में चर्चा में रही माँ तुझे प्रणाम योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। लास्ट देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग परियोजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ओके, तो ये सभी करंट अफेयर हमने लास्ट डे में भी डिस्कस किए थे। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखिए, भारत के नए पार्लियामेंट का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया है? हम देखिए डेली करंट अफेयर में हर तरीके के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। तो आई होप आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दोगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत के नए पार्लियामेंट का डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया गया है। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।